हे एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल, इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थाईलैंड के बारे। अगर आप जाने वाले हैं थाईलैंड तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़्लाइट के बारे कि फ़्लाइट कहाँ से आपको सस्ता मिलेगा और कहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे वीज़ा के बारे, इमिग्रेशन के बारे जानेंगे, होटल, करेंसी के बारे जानेंगे, फिर सिम कौन सा बढ़िया रहेगा इसके बारे देखेंगे। हम जानेंगे सिम के बारे कि कहाँ से आपको सिम लेना सही रहेगा। आइटनरी हम शेयर करने वाले हैं आपको कि आपका आइटनरी कैसा रहेगा, कौन कौन सा जगह में आप विज़िट कर सकते हैं, कितना दिन के लिए। फिर जानेंगे मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे कौन सा फैसिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोकल और विद इन सिटी। फिर जानेंगे इम्पॉर्टेंट ऐप जो कि आपके मोबाइल में ज़रूर होना चाहिए ताकि आपको सुविधा हो वहाँ पे जब आप ट्रैवल करें थाईलैंड में। और लास्ट में हम जानेंगे बजट। हम अपना बजट भी शेयर करेंगे और आपको फैमिली बजट या कपल का भी बजट हम शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते वीडियो, लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है फ़्लाइट। तो फ़्लाइट आप कहाँ से बुकिंग करें तो आपको सस्ता मिलेगा, तो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको स्काई स्कैनर का ज़रूरत पड़ेगा। आप वेबसाइट खोल सकते हैं skyscanner.com। इसका ऐप भी है, आप वहाँ पे भी मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं। जो मेरा फ़्लाइट था वो कलकत्ता से बैंकॉक तक का था। इसमें हम 2 पर्सन ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें हमारा लग गया था 34,000। देखा जाए तो हमारा लगा था पर पर्सन 17,000, जिसमें हमारा 20 kgs इंक्लूड था बैग लगेज। जो हमारा फ़्लाइट था वो एयर एशिया था। बेसिकली देखा जाए तो बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट है, एक है स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा है डॉन मोइंग एयरपोर्ट। जो एयर एशिया है वो डॉन मोइंग एयरपोर्ट में जाता है। बेसिकली ये थोड़ा दूर है, लेकिन सबसे सस्ता जो टिकट आपको एयर एशिया का ही मिलेगा। जो अगला मेरा पॉइंट है वो है वीज़ा के बारे में, क्योंकि वीज़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप जा रहे हैं फॉरेन ट्रिप में। वीज़ा आपके पास होना चाहिए। लेकिन थाईलैंड का जो वीज़ा है वो अभी वीज़ा फ्री है टिल नवंबर 11। आप वीज़ा विदाउट वीज़ा जा सकते हैं, आपको वीज़ा ऑन अराइवल वहीं पर मिल जाएगा। जब आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट इमिग्रेशन में बुला लिया जाएगा। आपको कोई वीज़ा का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहले भरा जाता था जब आपको 2000 बात लगता था। टिल नवंबर सब इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए वीज़ा फ्री है थाईलैंड के लिए। अगर आप थाईलैंड जाने वाले हैं तो 11 नवंबर 2024 तक आप जा सकते हैं। आपको पता है कि वीज़ा फ्री है, तो आपका अगला जो प्रोसेस होने वाला है वो होने वाला है इमिग्रेशन का। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इमिग्रेशन में मुझसे क्या क्या पूछा गया था। बेसिकली जब हम इंडिया से एग्ज़िट ले रहे थे तब इमिग्रेशन में हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया था, डायरेक्ट उन्होंने स्टम्प मार दिया था और बस एक रिटर्न फ़्लाइट टिकट उन्होंने चेक किया था। फिर जब हम बैंकॉक पहुँचे तो हमारा जो इमिग्रेशन प्रोसेस था वो भी एकदम स्मूथ था, कुछ भी नहीं पूछा गया था। डायरेक्ट स्टैम्प मार दिए थे, हमारा थंब फिंगर लिए थे और एक फ़ोटो खींचा गया था और डायरेक्ट एंट्री दिया गया था। जो हमारा डॉन मोइंग एयरपोर्ट में हमारा जो इमिग्रेशन था उसमें जो लाइन बनी थी वो 2 लाइन थी, जिसमें से एक लाइन था जो कि नॉर्मल प्रोसेस हो रहा था, जिसमें जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो सवाल पूछते हैं और आपको जाने देते हैं अगर आपका सब चीज़ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड और है आपके पास तो। और एक दूसरा लाइन था जिसमें आपसे 200 बात लिया जा रहा था और आपसे कुछ भी सवाल नहीं पूछा जा रहा था, डायरेक्ट आपका स्टम्प मार के एंट्री दे दिया जा रहा था। जो मैंने इजी वे लिया था, मैंने दे दिया था 200 बात और डायरेक्ट एंट्री ले लिया था। उन्होंने इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ भी नहीं पूछा था, रिटर्न टिकट ना होटल बुकिंग, कुछ भी नहीं। अभी हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी आप कंट्री विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ का कुछ रूल्स रहता है कि आपको क्या क्या शो करना रहता है इमिग्रेशन में। हम इस टॉपिक में बात करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए है, सबसे पहले आता है आपका पासपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बाहर दूसरी कंट्रीज़ में तो आपके पास वैलिड पासपोर्ट रहना चाहिए। दूसरा आपका आता है होटल बुकिंग।
होटल बुकिंग आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि इमिग्रेशन प्रोसेस में आपको वो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको मांग सकते हैं होटल बुकिंग। अगर आपके पास नहीं हुआ तो शायद ही वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। थर्ड आ जाता है आपका रिटर्न टिकट। ये भी बहुत जगह मांगा जाता है इमिग्रेशन प्रोसेस में, रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। फोर्थ आ जाता है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस करा लें तो आपके लिए ज़्यादा सेफ्टी रहेगा। अगर आप दूसरा कंट्री जा रहे तो आपके लिए सेफ़ भी रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे। अगर आप कोई दूसरे कंट्री जाते हैं तो आपको ज़रूर से सिम का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ता ही है। जैसे आपको अगर मैप चलाना है, आपको कहीं जाना है, तो आपको लोकेशन ट्रैक करने का ज़रूरत पड़ता है। या फिर आप कोई ग्रैब जैसे आप बुक कर रहे टैक्सी, तो उसमें भी आपको नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है। तो सिम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप दूसरा कंट्री जाते हैं तो। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो 3 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो सिम है, जिसके जो नेटवर्क है बहुत ही अच्छे हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आ जाता है AIS। सेकंड में आपका आ जाता है ट्रू मूव करके है। अगर आप वहाँ देखेंगे तो ट्रू 5G करके सिम आपको मिलेगा। और थर्ड आ जाता है DTAC करके। ये तीनों सिम है, बहुत ही अच्छा है। इसका नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया है, और आपका जो इंटरनेट है वो भी बहुत अच्छा चलता है ये 3 सिमों में। आप 2 जगहों से सिम ले सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट डायरेक्ट पहुँचे हैं, वहाँ से आपको सिम लेना है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर आप बाहर लोकल 7-Eleven जो शॉप है वहाँ से भी आप सिम ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाहर से ले, क्योंकि बाहर पे आपको थोड़ा चीप प्राइस में सिम मिल जाएगा। एयरपोर्ट में थोड़ा कॉस्टली रहता है। मैंने तो लिया था 7-Eleven से। वहाँ पे जो मुझे डॉक्यूमेंट्स लगे थे वो बेसिकली लगे थे, बस पासपोर्ट लगे थे। आपको पासपोर्ट देना रहता है, वो अपने से स्कैन करके उसको सिम को एक्टिवेट करके आपको दे देंगे। जो प्लान रहते हैं इंटरनेट के और कनेक्टिविटी के लिए, वो डिफरेंट सिम के डिफरेंट प्लान्स रहते हैं, वो चेंज भी होते रहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आप नेट में भी देख सकते हैं, उनके जो ऑफिशियल साइट में आपको दिख जाएगा। आप अपने हिसाब से सिम ले सकते हैं। आप एयरपोर्ट से लेना तो एयरपोर्ट से ले सकते हैं, या फिर आप लोकल शॉप से ले सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं करेंसी एक्सचेंज और कार्ड के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेरे साथ भी जब हम थाईलैंड गए थे तो इस चीज़ का मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था करेंसी का। मैंने जो करेंसी एक्सचेंज किया था वो मैं इंडिया ही से करेंसी एक्सचेंज करके ले गया था। और आप यहाँ से इंडिया से भी ले जा सकते करेंसी एक्सचेंज, या फिर आप थाईलैंड में भी जाके आप एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन आपको डॉलर लेके जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा रेट चाहिए है तो। बेसिकली आप जब थाईलैंड पहुँचेंगे तो आपको एयरपोर्ट में बहुत सारे एक्सचेंज ऑफिस या काउंटर मिल जाएंगे, जहाँ से आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एयरपोर्ट से एक्सचेंज करें, क्योंकि वहाँ के जो रेट रहते हैं वो ज़्यादा ही कुछ हाई रहते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोकल जाए, थाईलैंड सिटी सेंटर साइड जाए, वहाँ पे आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे डॉलर का। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पे कोई भी इंडियन करेंसी एक्सचेंज नहीं होते हैं। आप नियो कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कैश कम पकड़ के ले जाना चाहते हैं और वहाँ पे आप जाके कैश निकालना चाहते हैं कार्ड के थ्रू, तो नियो कार्ड आप अपना बनवा सकते हैं। बहुत सारे बैंक का आपको नियो ग्लोबल कार्ड मिल जाएगा, जिसमें जो फॉरेक्स मार्कअप फ़ी है वो 0 रहता है। आपको एक टिप देना चाहेंगे यही कैश के बारे में, कि आप अगर थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे कैश आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं पर भी आपको कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। 7-Eleven में भी आपका कार्ड लेता है, लेकिन आपको 100 बात का आप सामान लेंगे तब आपका कार्ड एक्सेप्ट करेगा वहाँ पे। अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश लेके जाए, आपका नीड के हिसाब से। और अगर आप कार्ड है आपके पास तो वो केवल इमरजेंसी के लिए रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐप के बारे में, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में रहना ज़रूरी है। ये जो ऐप है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं थाईलैंड में। सबसे पहले जो ऐप है वो है ग्रैब, जो कि बेसिकली टैक्सी बुकिंग के लिए है। आप अगर कोई दूसरा जगह में आप ट्रांसपोर्टेशन विद इन सिटी करना चाहते हैं तो फिर आप ग्रैब ऐप यूज़ कर सकते हैं। और ग्रैब ऐप के साथ एक और ऐप है जो कि टैक्सी बुकिंग के लिए है, उसका नाम है बोल्ड भी बहुत अच्छा ऐप है, मैंने बहुत बार यूज़ किया। ग्रैब से ज़्यादा आई थिंक मैंने यूज़ किया था बोल्ड ऐप।
सो जो बोल्ड ऐप है उसमें जो प्राइजेस है टैक्सी बुकिंग के वो कम है एज़ कम्पेयर टू ग्रैब ऐप। सो ये दो ऐप आप यूज़ कर सकते हैं टैक्सी बुकिंग के लिए। सो अगला जो ऐप है वो है वाया बस। ये बहुत ही अच्छा ऐप है अगर आप बैंकॉक सिटी में आपको बस ट्रैवल करना है, लोकल बस, तो आप ये ऐप का ज़रूर यूज़ करें। बहुत ही अच्छा ऐप है, मैंने भी यूज़ किया। इसमें लाइव ट्रैकिंग होता है, आपका बस जो आ रहा है आपको पूरा लाइव ट्रैकिंग के थ्रू दिखेगा कि ये स्टॉपेज में अभी पहुंचा है। सो ये ऐप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर से अपने मोबाइल फ़ोन में रखें। और चौथा ऐप आ जाता है आपका बस एक्स करके ऐप है, जो कि अगर आप एक सिटी से दूसरा सिटी जा रहे हैं, जैसे आप बैंकॉक से फुकेत जा रहे हैं या फिर बैंकॉक से क्राबी जा रहे हैं और आपको बस बुक करना है ऑनलाइन, तो बस एक्स करके है, बस एक्स करके आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा होगा ऐप का नाम। सो ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहेगा। आप आराम से बुकिंग कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू काउंटर। सो अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, क्योंकि अगर आप जब एक बार एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो आपको सिटी सेंटर जाने के लिए तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए। तो थाईलैंड में आपका 3 तरह का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपका आ जाएगा टैक्सी। टैक्सी में भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जैसे ग्रैब्स के थ्रू या फिर बोल्ट के थ्रू, और या फिर आप लोकल जो टैक्सी है उनसे डायरेक्ट बात करके आप बार्गेनिंग करके जो प्राइस है वो फिक्स कर सकते हैं। ये आपका सबसे पहला मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है टैक्सी। फिर सेकंड में आ जाता है आपका बस। बस आपका पार पे टाइम टू टाइम चलते रहता है, हर 15 से 20 मिनट के इंटरवल में आपको बस मिल जाएगा। थर्ड में आ जाता है आपका मेट्रो। मेट्रो बेसिकली मैंने ट्रैवल मेट्रो में नहीं किया, लेकिन मेट्रो भी वहाँ से आपको सिटी सेंटर तक आराम से पहुँचा देता है, वो भी फेयर प्राइस में। वो भी अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपके लिए। अगर आप पूरा सिटी घूम रहे हैं बैंकॉक सिटी तो आप मेट्रो यूज़ कर सकते हैं। सो अभी मैंने बात किया था, ये था लोकल सिटी के अंदर में अगर आपको एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो फिर आप कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एक सिटी से दूसरा सिटी जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं। तो बेसिकली दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है अगर आप एक सिटी से दूसरा सिटी जाते हैं। एक पहला है आपका बस और दूसरा है आपका ट्रेन। सो हम लोग ने जो एक सिटी से दूसरा सिटी ट्रैवल किया था वो बेसिकली हम लोग ने किया था बस से। हम लोग ने ट्रेन से ट्रैवल बिल्कुल नहीं किया था एक सिटी से दूसरा सिटी तक। तो मैं आपको ट्रेन के बारे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बस के बारे आपको ज़रूर बताऊँगा। जो हमारा जो बस था वो बहुत कन्वीनियंट था, अच्छा था और लग्जरी था। तो जो प्राइस था बहुत अच्छा था। सो मैंने जो ट्रैवल किया था वो बैंकॉक से फुकेत किया था, और फुकेत से फिर क्राबी भी किया था, वो था मिनी बस से। और क्राबी से फिर डायरेक्ट हम बैंकॉक भी आए, वो भी अच्छा लग्जरी बस से आए थे। सो इसका जो प्राइस है मैं आपको यहाँ स्क्रीन में दिखा दूँगा कि कितना लगा था मुझे एक सिटी से दूसरा सिटी, जैसे बैंकॉक से फुकेत तक का, और फुकेत से क्राबी, क्राबी से फिर बैंकॉक, बैंकॉक से फिर पटाया। सो ये आपको प्राइस मैंने शो कर दिया, आप भी बुक कर सकते हैं। सो अब हम बात करने वाले हैं होटल या हॉस्टल के बारे। आप अगर थाईलैंड में कहीं पर भी जाएगा तो आप को रहने के लिए एक जगह तो चाहिए। तो अगर आप एज अ सोलो जा रहे हैं तो आपके लिए हॉस्टल बढ़िया रहेगा। अगर आप एज अ कपल या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो होटल बहुत ज़्यादा अच्छा रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो जो ऐप है जिससे मैंने बुक किया था हॉस्टल या होटल, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऐप है booking.com, सेकेंड गोआईबिबो, थर्ड है अगोडा। सो ये जो 3 ऐप है आप इससे आप अपना होटल या हॉस्टल बुक कर सकते हैं रीज़नेबल प्राइस में। आपके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा आपको हॉस्टल या होटल। सो जो होटल या हॉस्टल है इसका जो प्राइस है वो अप एंड डाउन होते रहता है सीज़न के हिसाब से। अगर पीक सीज़न है तो होटल या हॉस्टल का प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, अगर ऑफ सीज़न है तो थोड़ा डाउन हो जाता है। सो आप अपने हिसाब से ये 3 ऐप यूज़ कर सकते हैं और अपना होटल या हॉस्टल बुक कर सकते हैं। सो अभी हम बात करने वाले हैं सीज़न के बारे में कि कौन सा सीज़न बेस्ट रहता है थाईलैंड जाने के लिए। बेसिकली थाईलैंड में 3 सीज़न रहता है, एक कूल ड्राई सीज़न रहता है, सेकंड आपका हॉट सीज़न रहता है और थर्ड रेनी सीज़न रहता है। जो कूल सीज़न रहता है, कूल एंड ड्राई सीज़न,
वो आपका रहता है नवंबर से अप्रैल तक का, जिसमें आपका जो ह्यूमिडिटी है वो ना के बराबर रहता है और रेनफॉल बिल्कुल नहीं आता है, और जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल प्लीजेंट रहता है। सो सेकंड में आपका आ जाता है हॉट सीज़न, जिसमें आपका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत हॉट रहता है, और इस समय आप अच्छा फ़ोटो या फिर बीच साइड में आप जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सो ये सीज़न जो रहता है वो आपका रहता है अप्रैल से जून तक। ये सीज़न भी अच्छा है आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए, और बीच साइड में आप एक्टिविटीज़ भी अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और थर्ड में आ जाता है आपका रेनी सीज़न, जो कि बहुत ही ऑफ सीज़न रहता है। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली बहुत हैवी रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाता है, और आपका ट्रैवलिंग भी फ़्लाइट कैंसिल होने का भी चांसेस बहुत हो जाता है। ये सीज़न रहता है आपका जुलाई से अक्टूबर तक का, और जो इन तीनों में से जो बेस्ट सीज़न है वो आपका कूल ड्राई सीज़न है, जिसमें आप फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, और टेम्परेचर भी बहुत प्लीजेंट आपको मिल जाएगा और सब जगह आप इंजॉय कर सकते हैं। सो हम बात करने वाले हैं आइटनरी के बारे में कि हमारा कितना दिन मैंने कौन सा सिटी में बिताया। सो जो मेरा आइटनरी था वो बेसिकली 13 डेज़ का था, मेरा ट्रिप 13 डेज़ का था। सो उस हिसाब से मैं आपको लाइन से आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ मैंने कितना दिन कौन से सिटी में बिताया। तो सबसे पहले मैं बैंकॉक आया, जिसमें एक दिन मैंने बैंकॉक में बिताया, और वहाँ से मैंने बस टिकट लिया, और फिर सेकंड डे मैं चल गया फुकेत में मैंने 3 दिन बिताए। थर्ड डे फुकेत से मैंने बस लिया और चला गया मैं क्राबी में मैंने 1 दिन बिताए। फिर उसके बाद मैंने बस लेके फिर बैक टू बैंकॉक आया। बैंकॉक में डायरेक्ट मैंने बैंकॉक से तुरंत पटाया का बस पकड़ा, फिर पटाया गया। पटाया में मैंने बिताए 2 दिन, पटाया से बस पकड़ के मैं रिटर्न आया बैंकॉक, और बैंकॉक में बिताए 3 दिन। तो बेसिकली जो मेरा डेज था सब सिटीज़ में वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। शुरू 1 दिन मैंने बैंकॉक में बिताया, 3 दिन मैंने फुकेत में बिताया, 1 दिन मैंने क्राबी में बिताया, 2 दिन मैंने पटाया में बिताया, और 3 दिन बैंकॉक बैक टू। उसके बाद मेरा लास्ट दिन फ़्लाइट था। सो ये रहा मेरा आइटनरी जो मैंने फॉलो किया। आप भी कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट या फिर पॉइंट में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपेंस के बारे, कि आपका 1 दिन में कितना खर्चा हो जाएगा स्टे में, फूड में, या फिर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में। सो ये बेसिकली मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट में आपका सोलो आ जाता है जो बजट ट्रैवलर रहते हैं। सेकंड में आपका रहता है कपल, जिसमें आप डुओ या अपने फ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं। और थर्ड में आ जाता है आपका फैमिली, जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग शामिल हो। सो सबसे पहले आपका आ जाते हैं बजट ट्रैवलर मतलब सोलो। सो सोलो में बेसिकली आप फूड में देखा जाए तो फूड में आपका जो एक्सपेंस लगेगा वो 200 से लेके 400 के बीच में। अगर आप बहुत लोकल फूड खा रहे हैं तब आपका इतना लग जाएगा 1 दिन का। और सेकंड में आपका आ जाता है स्टे में। अगर 1 दिन का स्टे अगर आप हॉस्टल रहते हैं तो आपका 500 से 700 के बीच में अच्छा सा हॉस्टल आपको मिल जाएगा। थर्ड में आ जाते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत चीप है। अगर आप बस में घूम रहे हैं या ग्रैब बाइक या ग्रैब के थ्रू आप एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं। सो इसमें आपका लग जाएगा 500 से 1000 1 दिन का। सो ये जितना हम प्राइस बता रहे हैं वो 1 दिन का आपको बता रहे हैं। सो आप जितना दिन के लिए जा रहे हैं उससे इंटू कर दीजिए तो आपका बजट आपको मिल जाएगा। सेकंड में आ जाते हैं आपका कपल, जो कि मिड रेंज एक्सपेंस है। सो इसमें फूड में आपका लग जाएगा 1000 से 1500 फॉर 2 पर्सन। स्टे में आपका लग जाएगा 1500 से 2000। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका लग जाएगा 1500 से 2500। सो तीसरा आखिरी जो कि है फैमिली। अगर आप 4 जन जा रहे हैं अपना फैमिली के साथ जा रहे हैं, सो इसमें कितना आपको एक्सपेंस लग जाएगा फूड में। तो फूड में आपको लग जाएगा 3500 से 4000 के बीच में आपको आराम से खा सकते हैं। फिर सेकंड में आ जाएगा स्टे में आपका लग जाएगा 2500 से लेके 4000 तक का अगर आप होटल बुक करते हैं। और थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि ट्रांसपोर्टेशन है, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए आपको लग जाएगा 2000 से 3000 के बीच में फॉर 1 डे। सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आप फैमिली में जा रहे हैं या फिर कपल में जा रहे हैं या सोलो में जा रहे हैं, सो अपना आप एक्सपेंस या बजट निकाल सकते हैं। सो इसमें एक्टिविटी इंक्लूड नहीं है,
एक्टिविटी के लिए आपको एक्स्ट्रा लग सकता है। अगर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करेंगे कुछ भी, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सो अगला हमारा जो पॉइंट है वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि हमारा जो एक्सपेंस लगा था, मेरा जो एक्सपेंस लगा था वो आपसे शेयर करने वाला हूँ कि इस ट्रिप में, जो थाईलैंड का ट्रिप था 13 डेज़ का, वो उसमें मेरा कितना एक्सपेंस लग गया। सो जो मेरा कॉस्ट था वो स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा कि फ़्लाइट में कितना लगा, फूड में कितना लगा, स्टे में कितना लगा, और लास्ट में मिसलेनियस जो जिसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एक्टिविटीज़ जो भी मैंने किया या सिम कार्ड वो। सो उस हिसाब से मैं आपको प्राइस बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले फ़्लाइट के बारे जानेंगे कि मेरा फ़्लाइट टिकट कितना का हुआ। मैं लिया था कलकत्ता से बैंकॉक तक का, जो कि मुझे पड़ गया था राउंड ट्रिप 17 के, मैंने 17,000 रुपया। सो सेकंड में मेरा आ जाता है स्टे। सो थाईलैंड जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ता है स्टे, मतलब रहने के मामले में। आपको अगर हॉस्टल या होटल चाहिए तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता रहता है। सो जो सबसे कम मेरा कॉस्ट लगा है स्टे में ही लगा है। सो वहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। सो मेरा जो स्टे में लग गया था वो लग गया है मेरा 7,000 रुपया। जितना मैं बता रहा हूँ सब रुपीज़ में है। 13 दिन का टोटल कॉस्ट जो मेरा स्टे क्राबी या फुकेत या पटाया या बैंकॉक जहाँ जहाँ रहे, टोटल कॉस्ट मेरा 7,000 रुपीज़ लग गया है। फिर थर्ड में आ जाता है मेरा फूड, कि मेरा जो भी डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब इंक्लूड करके 13 डेज़ का मैं टोटल कॉस्ट आपको बताने वाला हूँ। मैंने इसमें बहुत सारे लोकल फूड्स भी खाए, फ्रूट्स भी खाए और इंडियन भी खाए, इंडियन रेस्टोरेंट जाके भी खाए। सो ये सब का इंक्लूड है। सो मेरा टोटल जो कॉस्ट फूड में लग गया है 13 डेज़ का, वो लग गया है 10,000 रुपीज़ 13 डेज़ के लिए। सो थोड़ा सा थाईलैंड खाने के मामले में एक्सपेंसिव है, लेकिन ठीक है, हम लोगों ने बजट में कर लिया। लोकल फूड भी खा लिया, फ्रूट सब खा लिए, 7-11 से खा लिए। सो हमारा ठीक बजट में पड़ गया था, ये 10,000 लग गया हमारा खाना में। नेक्स्ट आपका आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। जितना भी मैंने ग्रैब किया, टैक्सी किया या इंटरसिटी बस लिया या लोकल बस लिया, सब एक्सपेंस आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ। इसमें मेरा जो टोटल कॉस्ट लग गया है ट्रांसपोर्टेशन में वो लग गया है 10,000 फॉर 13 डेज़। जितना दिन रहे, जितना टैक्सी लिए, लोकल लिए या कुछ भी लिए ट्रांसपोर्टेशन, उसमें मेरा टोटल कॉस्ट लग गया है 10,000। सो नेक्स्ट आ जाता है मिसलेनियस, जिसमें आप जोड़ सकते हैं एक्टिविटीज़ जो भी मैंने किया है, या फिर जो भी आइलैंड टूर किए, या फिर सिम कार्ड हो गया, शॉपिंग हो गया। सो ये सब जितना भी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है मैंने इसे अलग से रख दिया है, जो कि मेरा खर्चा लग गया है। तो जो टोटल लगा है वो 11,000 लग गया है। सो सारा जितना भी चीज़ें हैं, फ़्लाइट, फूड, स्टे, मिसलेनियस और जितना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, टोटल मिला के मेरा टोटल जो कॉस्ट लगा है पूरा ट्रिप में 13 डेज़ का विथ फ़्लाइट सब चीज़, वो लग गया मेरा 55,000। सो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका दोस्त कोई जाने वाला है थाईलैंड या सोच रहा है जाने का, तो आप उनसे ये वीडियो शेयर ज़रूर से करिए, ताकि उनको भी पता चले कि मतलब क्या क्या कॉस्ट लग सकता है आपको रहने के लिए, खाने के लिए, कैसे आइटनरी आप कर सकते, बना सकते हैं, फ़्लाइट का आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं, सब चीज़ मैंने इस वीडियो में बताया है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।